हेलो प्यारे दोस्तों, नमस्ते। आप कैसे हो? आप भले अच्छे होगे। और मैं 2 दिन से क्लास लेकर नहीं आ पा रही थी और मेरी थोड़ी तबीयत नहीं ठीक थी, इसके वजह से आज की क्लास में मैं वैचारिक पृष्ठभूमि का जो मेरा सीरीज चल रहा है, उस सीरीज के अकॉर्डिंग आज नव जागरण का प्रभाव मैं इस क्लास में पढ़ाने वाली हूँ। नव जागरण के आधुनिक भावबोध ने लोगों को जागरूक किया। लोगों ने अंग्रेजों के उत्पीड़न को समझा। किसानों ने अपनी दुर्दशा का कारण केवल जमींदारों को मानना छोड़ अंग्रेजों की नीतियों को माना। यही कारण है कि 20वीं सदी में यह आंदोलन राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ गया। जो किसान थे सभी लोग जागरूक हो गए। ये मैं आपको पिछले क्लास में बता चुकी हूँ कि जागरण मतलब जागना, हमारे साथ अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है, इस चीज़ की सभी को, किसानों को, सभी वर्ग के लोगों को समझ हो चुकी थी। अंग्रेजों ने भारत का शोषण आर्थिक संदर्भ में आरंभ किया। शिक्षा व आधुनिक ज्ञान विज्ञान से लैस दादा भाई नौरोजी ने अंग्रेजों की आर्थिक नीतियों की पोल खोली। लोगों को अपने अधिकार समझ में आने लगे। कई पत्र पत्रिकाएं निकालकर विचारों को व्यक्त किया गया। इसमें नवजागरण का प्रभाव फैलता गया। इससे नवजागरण का जो पत्र पत्रिकाएं निकले, उससे नवजागरण का प्रभाव फैलता चला गया। कई संस्थानों की स्थापना हुई। उन्होंने भारत में के राजनीतिक सामाजिक अधिकारों की मांग को रखना शुरू किया। कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई। यह भी नवजागरण के लिए आवश्यक और मददगार सिद्ध हुआ। कांग्रेस की भी स्थापना हो गई और नवजागरण के लिए यह भी बहुत ही मतलब अच्छा मतलब हुआ। सहयोग जो कांग्रेस की स्थापना हुई 1885 ईस्वी में, वह नवजागरण के लिए बहुत ही मददगार सिद्ध हुई। लोगों ने स्वतंत्रता, समानता, भाईचारा के अर्थों को समझा और इन्हीं मूल्यों पर भारतीय स्वाधीनता की लड़ाई लड़ी गई। इन सब का परिणाम था कि 20वीं सदी के आरंभ से ही राष्ट्रवाद की जो अवधारणा विस्तृत रूप लेने लगी थी, उसने आगे के स्वतंत्रता समर का मार्गदर्शन किया। जो राष्ट्र की अवधारणा विस्तृत रूप लेने लगी थी, जब कांग्रेस की स्थापना हो गई, तो जो राष्ट्र था वो विस्तृत रूप में उसकी अवधारणा होने लगी और उसने आगे के स्वतंत्रता समर का जो मार्गदर्शन किया और भारतीय संदर्भ में इस आधुनिकता से परिपूर्ण राष्ट्रवाद के उदय को सबसे महत्वपूर्ण माना जा सकता है। स्वदेशी की मांग व स्वदेशी आंदोलन में इस नवजागरण का पहला परिपक्व रूप देखा जा सकता है। आगे के तमाम आंदोलनों, संवैधानिक सुधारों व देश की आज़ादी में नवजागरण को इन्हीं विशेषताओं का योगदान था, जिसने तर्क, वैज्ञानिकता, स्वदेशी राष्ट्रवाद आदि अवधारणा को भारत में प्रस्थापित किया। नव जागरण का यह मंत्र विस्तृत सामाजिक या धार्मिक आंदोलन नहीं था, बल्कि अंग्रेजों द्वारा भारतीय जनता के शोषण के विरुद्ध विद्रोह था। इसलिए भारतीय नवजागरण और राष्ट्रीय आंदोलन को भी एक दूसरे से अलग करके नहीं देखा गया। जो नवजागरण था और राष्ट्रीय आंदोलन था, वो दोनों एक ही समझा जाता था, उसको अलग नहीं देखा जाता था। आरंभ में यह नवजागरांत विरोधी था और काफ़ी हद तक अंग्रेजों का शिकार था। धीरे धीरे वह साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद और गुलामी के विद्रोह का रूप ग्रहण करने लगा। अब जो था, आप लोग जानते हैं कि हम पिछले क्लास में पढ़ाए थे कि जो हम कैसे हम अपनी स्वदेशी चीज़ों पर भरोसा रखें। स्वदेशी, अब देखिए कितनी दवाएं, सब कुछ हमारे देश में बनने लगी है। एसी, कूलर, फ्रिज। पहले हम दूसरे मतलब छोटी छोटी चीज़ जो भारतवर्ष उन्नति है, जिसे भारतेंदु हरिश्चंद्र का निबंध है, उन्होंने भी इसकी व्याख्या की है कि स्वदेशी को अपनाओ और विदेशी का तिरस्कार करो, विरोध करो। विदेशी, हाँ, इसी तरह एक कहानी भी है जिसमें धुलाई वाली, यूजीसी के नेट में है, उसमें भी स्वदेशी चीज़ों के महत्व को दिखाया गया है। तो हम स्वदेश की चीज़ें अगर यूज करेंगे तो हमारा भारत देश और समृद्ध होगा, क्योंकि हमारे
देश का धन हमारे देश में ही रहेगा। हम बाहर की चीज़ें अगर लेंगे, विदेशी चीज़ों की का उपयोग करेंगे, तो विदेश में वो पैसा मेरा जाएगा, तो हमारा भारत समृद्ध नहीं होगा। इसलिए स्वदेश जो नवजागरण था उसमें स्वदेशी पर ज़्यादा बल दिया गया था, और वो इन स्वदेशी पर बल देने के कारण ही आज हमारा ये जो भारत है इतना विकसित हो रहा है। और इसके बहुत से ज़्यादा देखिए, अब तो भारत में इतना अच्छा मतलब वो हो गया है कि अच्छे अच्छे वैज्ञानिक निकल रहे हैं, अच्छे अच्छे इंजीनियर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर निकल रहे हैं। हमारा भारत मतलब विश्व की श्रेणी में आ गया है। जो विश्व सतत मूल्यांकन होता है उसमें हमारे भारत की गणना होने वाली है कुछ दिन में, टॉप रैंक में जाएगा मेरा भारत। तो इसलिए स्वदेशी चीज़ों का धीरे धीरे, कोई भी चीज़ अगर थोड़ा थोड़ा भी आदमी करता रहेगा तो एक दिन वो बहुत ज़्यादा समृद्ध होगा। बूंद बूंद से घड़ा भरता है, तो इसलिए स्वदेशी पे बल दिया गया, और वही स्वदेशी पर बल देने के कारण आज मेरा भारत, नहीं तो एक छोटी छोटी चीज़ों के लिए दवा, हर चीज़ के लिए कल कारखाने, जो भी मतलब जितनी भी चीज़ें होती हैं अच्छी, एसी है, फ्रिज है, कूलर है, सब चीज़ विदेशों से आती थी। हमारे भारत में न तो कोई इतना इंजीनियरिंग कॉलेज था, न इंजीनियर बनते थे, पढ़ते थे, न बनते थे। पढ़ाई को हमारे महत्व दिया गया, लोग जागरूक किया गया, जागरूकता फैलाया गया कि आप बच्चों को शिक्षित करिए। सरकार ने नई नई योजनाएं चलाई, गरीब बच्चे भी फ्री में पढ़ सकें। तो इसलिए हमारा अब एक एक से गरीब घर के लोग वैज्ञानिक बन जा रहे हैं, इंजीनियर बन जा रहे हैं, विदेश चले जा रहे हैं। तो इसलिए हर चीज़ अगर हम अपने अपने ही देश का यूज करते हैं, तो इसमें जो नवजागरण के व्यक्ति है, इसमें यही चीज़ दिखाया गया है कि इसमें हम स्वदेशी पर बल दिया गया है। कुल मिला जुला के स्वदेशी पे बल दिया गया है। हिंदी नवजागरण में 3 क्षेत्रों के नवजागरण प्रमुख हैं, बंगाल, महाराष्ट्र और हिंदी क्षेत्र। हिंदी नवजागरण में 3 क्षेत्रों के नवजागरण प्रमुख हैं, बंगाल, महाराष्ट्र व हिंदी क्षेत्र। नोट, जैसे जिस तरह यूरोप और पश्चिमी देशों में यूनानी भाषा और साहित्य का प्रभाव पड़ा, उनकी प्रतिक्रिया के में लोग अपनी भाषा की ओर भी मुड़े। इस तरह इस पुनर्जागरण में धर्म और नए ज्ञान विज्ञान की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही। भारत में नवजागरण का संबंध भी भाषा और धर्म से रहा। यहाँ पर पहले नवजागरण महात्मा गौतम बुद्ध के साथ आया। बुद्ध ने पुरानी जड़वादी परंपराओं को तोड़कर मनुष्य मनुष्य के बीच में भेद को मिटाया। उन्होंने संस्कृत भाषा के स्थान पर ज्ञान भाषा पाली में उपदेश देना प्रारंभ किया। दूसरा नवजागरण भक्ति काल में दिखाई पड़ता है। उत्तर भारत में देसी भाषाओं के उदय का यही समय है। इस आंदोलन का मुख्य आधार भी धर्म ही है। यद्यपि निर्गुण पंथियों ने धर्म की जातिवादी संकटताओं का गहरा प्रभाव किया। कुछ विद्वान इस्लाम के आगमन को भारतीय इतिहास का पहला नवजागरण मानते हैं, जबकि कुछ महात्मा बुद्ध के अभिभाव को पहले दृष्टि में के अनुसार 20वीं शताब्दी का नवजागरण भारतीय इतिहास का दूसरा नवजागरण है। वह दूसरी दृष्टि के अनुसार यह तीसरा जागरण है। विशाल भूभाग व जनसंख्या के कारण हिंदी क्षेत्र का नवजागरण महत्वपूर्ण है। हिंदी नवजागरण का आरंभ 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से माना जाता है। जो हिंदी नवजागरण है, नवजागरण आया जिससे लोगों को शिक्षित किया गया, उसमें बुराइयों, सती प्रथा, विधवा विवाह, इन सबको जो जाति विरोधी वो था, वो सब ख़त्म किया गया नवजागरण में। जब हिंदी नवजागरण की मतलब हिंदुस्तान में हिंदी को महत्व देना चाहिए, इस तरह का जब जो नवजागरण आया, उसमें जैसे भारतेंदु हरिश्चंद्र ने, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, ये सब ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। हिंदी नवजागरण का आरंभ 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से माना जाता है। हिंदी नवजागरण बंगाल, महाराष्ट्र के नवजागरण से मूलतः विभिन्न न होकर अपने आरंभ में दृष्टिकोण व तेवर को लेकर भिन्न हो गया। बंगाल का नवजागरण सांप्रदायिक व क्षेत्रीय
दृष्टिकोण के समय नहीं हो सका तथा महाराष्ट्र में जाति संदर्भ बने रहे, परंतु भारतेंदु मंडल में संकट आए नहीं थी। भारतेंदु का प्रसिद्ध निबंध भारतवर्ष उन्नति कैसे हो सकती है। यहाँ पर गलत मिस्टेक लिखा हुआ है, टाइपिंग एरर है। इसका परिणाम है आत्मक्षेत्र के जिस भाव को अभिव्यक्ति संपूर्ण भारतीय नवजागरण में है, उसका केंद्रीय भाव भारतीय सांस्कृतिक अस्मिता से संबंधित है। भारतीयों ने इस आत्मक्षेत्र को समष्टि चेतस की ओर उन्मुख किया। हिंदी नवजागरण को 3 चरणों में देखा जा सकता है। 1800 हिंदी नवजागरण को 3 भागों में बांटा गया है। कुछ लोग मानते हैं 1857 का स्वतंत्रता जो संग्राम था उसी से हिंदी नवजागरण की शुरुआत है। कुछ लोग भारतेंदु युग से मतलब 1850 के लमसम भारतेंदु युग से इसकी 1850 से हिंदी नवजागरण का मानते हैं। और कुछ लोग सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन 1893 से मानते हैं। हिंदी नवजागरण पर बंगाल व महाराष्ट्र के नवजागरण, अंग्रेजी पश्चिमी ज्ञान एवं भक्ति आंदोलन के प्रभाव को देखा जा सकता है। रामविलास शर्मा ने हिंदी नवजागरण में अंग्रेजी ज्ञान व पश्चिमी ज्ञान की उल्लेखनीय भूमिका नहीं मानी है। रामविलास शर्मा एक महान आलोचक थे। इन्होंने हिंदी नवजागरण में अंग्रेजी ज्ञान व पश्चिमी ज्ञान की उल्लेखनीय भूमिका नहीं मानी है। कुछ लोग मानते थे कि जो हिंदी नवजागरण है इसमें अंग्रेजियों की भी नीतियों का वो है, लेकिन रामविलास शर्मा इस चीज़ का नहीं मानते थे, इस चीज़ को नकार देते थे। हिंदी जाति की अवधारणा मीर बहादुर, डॉक्टर इकबाल, धीरेन्द्र वर्मा, सुनीति कुमार चटर्जी, फ्रेडरिक पिनकेट आदि चिंतकों में हिंदी जाति की अवधारणा किसी न किसी रूप में मौजूद है। जो ये थे फ्रेडरिक पिनकेट, ये तो सुनीत कुमार चटर्जी, ये सब हिंदी के महान चिंतक थे। रामविलास शर्मा ने पहली बार इस अवधारणा को एक व्यवस्थित आकार दिया। उन्होंने भारत को बहुजाति राष्ट्र बताते हुए हिंदी भाषियों को भी बंगला, तमिल, मराठी आदि जातियों की तरह एक जाति माना। उन्होंने लिखा है इस बहुजाति राष्ट्र में एक जाति हिंदी भी है। रामविलास शर्मा का यह कथन है, कोटेशन है कि इस बहुजाति राष्ट्र में एक जाति हिंदी भी है। इसकी मजबूत हुए बिना बहुजाति राष्ट्रीयता सुदृढ़ नहीं हो सकती। यह रामविलास शर्मा का बहुत सुंदर कोटेशन है। उन्होंने बताया है कि इस बहुजाति राष्ट्र में एक जाति हिंदी भी है। मतलब हिंदुस्तान में जो रहने वाला सब हिंदी है। हिंदुस्तान में जो रहता है अब कहने के लिए बहुत सब कहें कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, लेकिन सभी हिंदी है, एक जाति है। हमारे यहाँ की हिंदुस्तान में एक जाति है हिंदू। तो इसकी मजबूत हुए बिना बहुजाति राष्ट्रीयता सुदृढ़ नहीं हो सकती। उनकी महत्वपूर्ण स्थापना है कि हिंदी का जाति विकास 13वीं-14वीं सदी में खुसरो की खालिस खड़ी बोली की रचनाओं से शुरू हो जाता है। उन्होंने हिंदी नवजागरण या आधुनिक काल के 2 हिस्से किए, एक को लोक जागरण कहा और दूसरे को नवजागरण। पहले चरण जाति निर्माण का आंदोलन था। यह दौर व्यापारिक पूंजीवाद का था। भक्ति आंदोलन का काव्य लोक जागरण का ही काव्य है। रामविलास शर्मा जी के अनुसार भारतेंदु हरिश्चंद्र से जो नवजागरण शुरू होता है वह नई परिस्थितियों में पुराने लोक जागरण का ही विकास है। रामविलास शर्मा ने महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण में सर्वप्रथम नवजागरण शब्द का प्रयोग किया तथा 1857 के स्वाधीनता संग्राम से नवजागरण की शुरुआत मानी। रामविलास शर्मा ने 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से हिंदी नवजागरण की शुरुआत मानी है। 1857 का स्वाधीनता संग्राम मुख्यतः हिंदी प्रदेश से लड़ा गया, इसलिए इसे हिंदी नवजागरण कहा गया। यह संग्राम हिंदुओं और मुसलमानों ने मिलकर लड़ा था। यह संग्राम हमारा जाति संग्राम है
और भारत का पहला स्वाधीनता संग्राम भी है। हिंदी नवजागरण की समस्याएं। अब हम आ गए हैं हिंदी नवजागरण में क्या क्या समस्याएं थी। एक समय के बाद सांप्रदायिकता समस्या इसमें आई। इसका कारण अंग्रेजों की मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति थी। 1909 ईस्वी में प्रथम निर्वाचन मंडल का प्रावधान इसका प्रमाण है। हिंदी उर्दू विवाद को न केवल भाषा में खाई पैदा की, बल्कि भाषा की समस्या को धर्म से जोड़कर सांप्रदायिकता को भी बढ़ाया। बहुविधि अब इस समय हमारे देश में यह समस्या व्यापक रूप ले ली है। आप लोग देख रहे होंगे तमाम तरह के दंगे हो रहे हैं, फसाद हो रहे हैं। हिंदू और उर्दू विवाद को ने न केवल भाषा में खाई पैदा की, बल्कि भाषा की समस्याओं को धर्म में से जोड़कर सांप्रदायिकता को भी बढ़ावा दिया। बहुभाषी देश में राष्ट्रभाषा के सवाल के कारण भी हिंदी नवजागरण प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुआ। 19वीं शताब्दी का नवजागरण हिंदी साहित्य के इतिहास में दूसरा जागरण है। इसमें एक ओर भारतीय सामाजिक संस्कृति है तो दूसरी ओर पाश्चात्य संस्कृति। इस समय भारतीय संस्कृति आध्यात्म प्रधान मध्यकालीन दौर से गुजर रही थी, जबकि पाश्चात्य संस्कृति वैज्ञानिक और मशीनी क्रांति के आधार पर भौतिकवाद तथा पूंजीवाद का प्रतिनिधित्व कर रही थी। उसका आध्यात्मिक पक्ष तुलनात्मक रूप से कमजोर था, तो उसके पास वैज्ञानिक तार्किक शिक्षा थी। यह लौकिक मानसिकता की थी। समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, न्याय की आधुनिक आदर्श थे जो तत्कालीन भारतीय समाज के लिए अनर्जित थे। जो तत्कालीन हमारा समाज था उस समय के उसे अर्जित नहीं किया जाता था। इन दोनों की टकराहट से भारतीय संस्कृति ने आधुनिक शिक्षा व भौतिकता सीखी। हमारा जो हिंदू और उर्दू की टकराहट थी, हिंदू मुस्लिम की टकराहट थी, इन दोनों टकराहट से भारतीय संस्कृति में जो आधुनिक शिक्षा आई है, कंप्यूटर है, योगा है, ये सब क्या है, मेरी आधुनिक शिक्षा है, बीटेक है, ये सब है। तो जब हिंदी नवजागरण में हिंदी को महत्व दिया गया तो मुस्लिम कहे कि मैं नहीं, उर्दू भी महत्व होना चाहिए। तो उन दोनों की टकराहट से तो भारतीय संस्कृति ने आधुनिक शिक्षा व भौतिकता सीखी। भौतिकता मतलब ये इंजीनियर बनाने लगे, हमारे यहाँ इंजीनियर निकलने लगे हमारे भारत में। तो उससे हटकर जो हिंदी नवजागरण के चिंतक थे उन्होंने हटकर ये क्या हमारी संस्कृति जो थी, भारतीय संस्कृति, इन्होंने कहा कि अब हम आधुनिक शिक्षा, न हिंदी रहेगी न उर्दू, जिसको पढ़ना है हिंदी पढ़े और जिसको पढ़ना है उर्दू पढ़े। अब हम आधुनिक शिक्षा को ज़्यादा महत्व देंगे और भौतिकता सीखी। जैसे फाइटर प्लेन है, ये सब बनाने वाले जो इंजीनियर है, ब्रह्मोस है, तमाम तरह के इंजीनियर निकल रहे हैं। और ये सब हमारे यहाँ तमाम तरह के जो इलेक्ट्रॉनिक सामान्य होते हैं, सामग्री होती है, सब भौतिकता से जो संबंधी है, टीवी, फ्रिज, कूलर, सब कुछ मेरे भारत में बनने लगा। इससे तो पाश्चात्य संस्कृति यहाँ के आध्यात्म से प्रभावित हुई। जो पाश्चात्य लोग थे, यहाँ का जो आध्यात्म था, यहाँ का जो प्रेम था, उस प्रेम को, आध्यात्म को, धर्म को उनको उससे प्रभावित होने लगे कि वहाँ का धर्म भारत का कितना मतलब अच्छा है, यहाँ के धर्म से प्रभावित होने लगी। तो प्यारे दोस्तों, आपको मेरी क्लास कैसी लगी आप बताइएगा। आगे की क्लास की भी मैं जल्दी ही कोशिश करूँगी कि हम आपको दें। और आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिएगा प्लीज़, और हमको ताकि सपोर्ट मिले और हम आगे बहुत से लोगों के पास पहुंचाइए। शेयर करिए और सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट करिएगा। जैसा आपको लगेगा आप कमेंट करिए, ताकि मैं अपने क्लास में अगर कुछ त्रुटि हो रही है तो मैं उसे सुधार भी कर सकूं। थैंक यू, धन्यवाद।